आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के जो इलेक्ट्रिसिटी जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JERC है, उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 का टैरिफ ऑर्डर आज जारी किया है। उसके बारे में मैं आपके माध्यम के द्वारा जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ। आप सब लोग वाकिफ़ हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेट स्टार्ट हुए। जब हम तुलना करते हैं भारत के दूसरे भाग या राज्यों के साथ, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स एक अहम रिफॉर्म्स हैं क्योंकि पावर सप्लाई एक रिलायबल तरीके से और एक अफोर्डेबल रेट में अवेलेबल होना यहाँ का ईज़ ऑफ लिविंग के लिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए और हर किस्म का डेवलपमेंट के लिए एक अनिवार्य है। उसको मद्देनज़र रखते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने पावर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने के लिए अहम कदम उठाए। आप सब लोग वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में AT&C लॉसेस, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। अगर मैं आंकड़े आपके सामने रखूं, ये औसत जम्मू डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और कश्मीर जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन को दोनों मिला के औसत 50% है। यानी जितना बिजली हम सप्लाई करते हैं उसमें हमें मात्र 50% ही बिल के भुगतान के द्वारा आता है। जो घाटा होता है 50% सरकार को अपने बजटरी सपोर्ट के द्वारा भरपाई करना पड़ता है। पिछले 3-4 साल में जम्मू कश्मीर सरकार ने, जैसे मैंने कहा, अहम कदम उठाए। सबसे पहला कदम यह है कि जो यहाँ की बिजली वितरण व्यवस्था एक डिपार्टमेंटल विभागीय तरीके से चल रहा था, उसको कॉर्पोरेटाइज करके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का गठन करना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसे कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन अलग से और पावर परचेज कॉरपोरेशन अलग से ऑर्गेनाइज करके इसका मकसद था कि पावर सेक्टर जो है, जैसे अन्य राज्यों में और यूनियन टेरिटरी में हिंदुस्तान में चल रहा है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी एक इकोनॉमिकली वायबल सेक्टर होना चाहिए। एक कमर्शियल तरीके से पावर सेक्टर की मैनेजमेंट हो। जब बिजली वितरण कंपनी बनाई गई थी, इसका मकसद यही था कि बिजली वितरण कंपनी बिजली को कॉम्पिटिटिव रेट में ट्रांसपेरेंट बिडिंग के द्वारा कॉम्पिटिटिव रेट से खरीदे और उसको एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते हुए उसको सप्लाई करें और अच्छी बिजली की सुविधा 24/7 बिजली की सुविधा कंज्यूमर को रिलायबल और अफोर्डेबल रेट में मिलनी चाहिए। ये इसका मकसद है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अनबंडलिंग प्रोसेस को जम्मू कश्मीर ने सरकार ने स्टार्ट किया और हम काफ़ी आगे तक उस दिशा में बढ़े।
आज भी पावर परचेस कॉरपोरेशन लिमिटेड करती है वितरण, 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज करती है और ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ट्रांसमिशन का जिम्मेदारी निभाती है। ये पावर सेक्टर में आप लोग वाकिफ़ है कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, काफ़ी पुराना था। उसको अपग्रेडेशन करने की सख्त ज़रूरत थी। पिछले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर सरकार ने 5000 से भी ज़्यादा करोड़ रुपया इस दिशा में इन्वेस्टमेंट किया है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता जो कैपेसिटी है उसको ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा बढ़ाई है। ये जो इन्वेस्टमेंट है भारत सरकार के अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के द्वारा, उसमें PMDP अहम स्कीम है उसके तहत, और हमारे यूनियन टेरिटरी के कैपेक्स के तहत, और अभी RDSS भारत सरकार की स्कीम के तहत इसको लागू किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा 5000 करोड़ रुपए हमने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके जो डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाए, क्योंकि पावर रिलायबल तरीके से अवेलेबल हो। उसके साथ ही पावर अवेलेबिलिटी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि यहाँ मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था इस तथ्य को, क्योंकि यहाँ जो विंटर, खास कर विंटर के जो महीनों में यहाँ पावर की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो हाइड्रो जनरेशन बगलिहार प्रोजेक्ट है और जैसे हमारे जो लोअर झेलम और दूसरे छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं पूरा मिला के, उसके साथ ही हमारे जो पावर परचेस एग्रीमेंट है NHPC के साथ, जो यहाँ लोकली सिचुएटेड पावर जनरेटिंग स्टेशन से, यहाँ वो विंटर के वक्त में उसकी जनरेशन 2/3 से भी ज़्यादा कम होती है। अगर मैं इस साल की बात करूँ, इस साल इसकी जनरेशन तकरीबन 85% तक नीचे आई है। जब पिछले जून जुलाई में समर सीज़न में हमारे जो स्टेट जनरेटिंग कंपनीज़ है, बगलिहार प्रोजेक्ट और लोअर झेलम और अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारे 1050 मेगावाट की बिजली की यहाँ जनरेशन हुआ करती थी जून जुलाई में। अभी ये मात्र 150 मेगावाट को सीमित है। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो 1050 से 150 तक आना, ये तकरीबन 85% से भी ज़्यादा घटोती हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नदियों में यहाँ के जो स्ट्रीम्स हैं उसमें पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और हमारे जो PPA हैं, PPA जो हैं जो NTPC के साथ और उसके साथ ही न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन के साथ भी थोड़ा कुछ है, और NHPC के साथ हैं, और अन्य जनरेटिंग कंपनीज़ हैं उनके साथ हमारा है। मगर विंटर के वक्त क्या होता है कि क्योंकि हमारे यहाँ हिल स्टेशन होने के नाते विंटर में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है बिजली, यानी जो ये नया टैरिफ लागू होगा 1 दिसंबर के बाद, आज का दिन हम क्या करते हैं, जो टैरिफ का ऊपर 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, इसको ED कहते हैं। ED ये टैक्स है, ये फॉर्म ऑफ टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। सरकार ने निर्णय लिया है, ऑनरेबल LG साहब ने निर्णय लिया है कि इस ED को अबॉलिश करके 15% जो ED इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश करके जो JERC ने 15% टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है उसको इक्वल किया जाए, यानी 15% टैरिफ बढ़ गया, 15% इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को अबॉलिश किया गया, नेट इम्पैक्ट नील, ज़ीरो इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स। जो टैरिफ ऑर्डर में 15% बढ़ोतरी जो दिखाया, उसको सरकार ने 15% अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का रेवेन्यू को फोरगो करके नेट इम्पैक्ट कंज्यूमर के ऊपर कोई भी भार नहीं डाला। मैं आप लोगों से, सब लोगों से अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस मैसेज को आप सभी पब्लिक को सही ढंग से पहुंचाइएगा, क्योंकि ऐसे एक मिस इन्फॉर्मेशन ना फैलाया जाए कि सरकार ने 15% इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को बढ़ाया करके, बढ़ाया सिर्फ पेपर पर,
जो कंज्यूमर से पहले लेते थे आज का दिन लेते हैं उतना ही लेंगे, जब 1 दिसंबर के बाद उतना ही लेंगे। देयर इज नो एक्चुअल इंक्रीज इन द कलेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर।